welcome back to my channel. Today I will discuss the different functions of operating system. As we discussed in the previous videos about the introduction of operating system, in this video I will discuss the different functions of operating system. जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे समझाया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स का क्या इंपॉर्टेंस है, एक एग्जांपल लेकर के ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स का एग्जांपल लेकर के ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म करता है। जैसे एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं वो कैसे हमारे रोड को मैनेज करते हैं, हमारे कार्स को स्मूथली रन करने में हेल्प करते हैं, वैसे ही जो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम को, हमारे कंप्यूटर या हमारे स्मार्टफोन, इन ऐसे सारे सिस्टम्स को रन करने में कैसे हेल्प करते हैं वो हम देखेंगे। और इसी वजह से इनकी फंक्शनैलिटीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा एक सब्जेक्ट है और अगर आप इसके बेसिक फंक्शंस को समझ जाओगे तो इसके आप सारे यूनिट्स को अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि इसके डिफरेंट फंक्शंस पे ही इसके आगे के यूनिट्स बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म में दिए गए हैं। जैसे कि आप एक मेमोरी मैनेजमेंट पे एक यूनिट पढ़ोगे, रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब इसके एक एक फंक्शंस के बेसिस पे एक एक यूनिट डिवाइड कर दिया गया है ना। तो इसीलिए ये बेसिक्स है जिसमें हम आपको फंक्शंस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के फंक्शंस को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा इंटरफेस होता है जो कि यूज़र्स और हमारे सिस्टम के बीच एक इंटरफेस का काम करता है। जैसे कि यूज़र जो भी रिक्वेस्ट देगा उसको क्या रिस्पॉन्स करना है, उसको उसके प्रोसेस को या उसके जो रिक्वायरमेंट है उसको कैसे फुलफिल करना है, ये सब कौन डील कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही डील कर रहा होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ मैनुअली जाकर के सिस्टम के अंदर जाकर के तो नहीं कर सकते, हम लोग बस उसको अपने कीबोर्ड के थ्रू इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। और उसके बाद किसका काम होता है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि अगर कोई यूजर्स अपने सिस्टम के कीबोर्ड के थ्रू कोई भी इंस्ट्रक्शंस दे रहा है तो यहाँ पर बीच में एक इंटरफेस का काम करता है और वो कीबोर्ड का जो भी यहाँ पर रिक्वेस्ट होता है उसको ये फुलफिल करने की कोशिश करता है, चाहे वो किसी रिसोर्स के लिए हो या किसी मेमोरी की रिक्वायरमेंट हो या किसी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म सेवरल फंक्शंस टू इंश्योर ठीक है, फंक्शन टू इंश्योर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। जैसा कि डेफिनेशन से ही लग रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो सेवरल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। क्यों? ताकि आपका जो सिस्टम है, आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो सिस्टम है वो क्या कर सके, स्मूथली परफॉर्म कर सके, स्मूथली उसका ऑपरेशन, जितने भी ऑपरेशन हम लोग उसमें परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं वो उसमें स्मूथली रन हो सके। अब अगर आप सोच सकते हो कि अगर आपके पास इंटरफेस नहीं होता, ठीक है, अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कोई इंटरफेस नहीं होता तो आप खुद सोचिए कि आप जो अपने सिस्टम में जाते हो, एक टाइम पे ही गेम भी खेलने का सोचते हो, एक टाइम पे वीडियो क्लिप प्ले कर देते हो, एक टैब में यूट्यूब खुला होता है, दूसरे टैब में कुछ, दूसरे टैब में कुछ, ठीक है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर को आप एक साथ खोल देते हैं ना, हम लोग ऐसे मल्टी फंक्शनल होते हैं तो हम लोग एक साथ बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कोई इंटरफेस नहीं होता तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये काम कितना ज़्यादा स्लो होता। आप अगर एक बार में कोई एक सॉफ्टवेयर खोलते तो आपका अब ये कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप दूसरा सॉफ्टवेयर भी बहुत ईजिली खोल सकते थे। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है ये, ठीक है। इस वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारा टाइम एफिशिएंट करता है, हमारे सिस्टम को एफिशिएंट बनाता है, ऑप्टिमाइज़ बनाता है और फास्ट बनाता है, ठीक है, ताकि हम यूजर्स जो भी काम करना चाहे, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहे वो क्या हो, स्मूथली रन हो सके, ठीक है। और इस बात की कौन इंश्योरिटी देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब हम देखते हैं आगे कि इसके डिफरेंट फंक्शंस क्या हैं, कि ऐसा ये क्या कर देता है, ऐसा ये कौन सा फंक्शंस परफॉर्म कर देता है जिसकी वजह से हमारा सिस्टम इतना स्मूथ रन करने लगता है कि हम लोग उससे कोई भी प्रोसेस या प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट रखते हैं, कोई भी रिक्वेस्ट रखते हैं तो वो ऑन द टाइम फुलफिल हो जाता है। वो कैसे है ऐसा, क्योंकि वो तो मशीन है, ह्यूमन तो है नहीं जो हमारे ब्रेन को समझ सकता है, ठीक है, वो मशीन है, तो ऐसा कैसे कर रहा है, तो उसके लिए उसके डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन ही किया गया है ताकि वो ये सब सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सके। वैसे इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं बट ये मेजर है, ये 6 मेजर फंक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ये आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो मैं पहले इसको एक डेफिनेशन के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी, फिर जैसा कि मेरा कॉन्सेप्ट है कोई भी टॉपिक्स को समझाने का, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगी, ठीक है, परेशान नहीं होना चाहिए। लेट्स सी, ठीक है। तो फर्स्ट इसका फंक्शन होता है मेमोरी मैनेजमेंट, सेकंड इसका फंक्शन होता है प्रोसेसर मैनेजमेंट। जैसा कि नाम से ही लग रहा होगा ये मेमोरी मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। प्रोसेसर मैनेजमेंट, ठीक है, प्रोसेसर का मतलब होता है कि हमारे सिस्टम में एक प्रोसेसर होते हैं जिसको हम लोग CPU बोलते हैं, ठीक है। उसको भी मैनेज करने का काम किसका होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट, जितनी भी हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं, ये सब भी काम कौन मैनेज कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर सिक्योरिटी की ऑथराइज पर्सन को ही परमिट करना है, अनऑथराइज को एक्सेस नहीं देना है, ठीक है। पहले ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था तो कोई भी हमारे फाइल फोल्डर्स हमारे सिस्टम को एक्सेस कर पाता था, लेकिन जब से ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया है तो हमारा सिस्टम और ज़्यादा सिक्योर हो गया। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक फीचर्स होता है कि वो हमेशा ऑथराइज्ड पर्सन को ही इंटर करते हैं सिस्टम में, उन्हीं को परमिट करते हैं ये सब सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। दूसरा आता है डिवाइस मैनेजमेंट। आप सोच रहे हो डिवाइस मैनेजमेंट क्या, आप अपने सिस्टम में बस सिर्फ आपके पास कंप्यूटर ही नहीं होता है, आप बहुत सारे हार्डवेयर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज़ करते हो, जैसे कि प्रिंटर, कीबोर्ड, ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर दूसरा आता है रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, कि कैसे चीज़ों को कैसे जितने भी हमारे सिस्टम की जितने भी मेमोरीज़ हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको कैसे मैनेज करना है। तो ये सब क्या थे, इसके मेजर फंक्शंस थे किसके, ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है।
अब हम देखेंगे वन बाय वन कि इनके बेसिक डेफिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट देखते हैं हम लोग का क्या है, फर्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट। क्या है मेमोरी मैनेजमेंट? जैसा कि आप लोग जानते होंगे एक मेमोरी, ठीक है। मेमोरी से क्या होता है, मेमोरी हमारे एक सिस्टम का एक स्टोरेज होता है, जहाँ पर हमारा कोई भी प्रोग्राम, कोई भी जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, वो प्रोसेस, उसका प्रोग्राम क्या होता है, इंस्टॉल होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग के पास क्या होता है कि दो मेमोरीज होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैन मेमोरी होता है और एक सेकेंडरी मेमोरी होता है, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो हमारे सेकेंडरी मेमोरी में जाकर इंस्टॉल होता है, ठीक है। लेकिन अब हमारा CPU जो होता है वो डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है। देखिए इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, एम्प्टी जगह, ठीक है। यहाँ से रहेगा, है ना, ठीक है। जैसे कि हम बता रहे हैं मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि दो मेमोरीज़ होते हैं, एक होते हैं मैन मेमोरीज़, ठीक है, मैन मेमोरीज़, और एक होती है सेकेंडरी मेमोरीज़, ठीक है। ओके। और हमारा जो CPU होता है इस जगह होता है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि CPU जो होता है मैन मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर पाता है, बट CPU जो है सेकेंडरी मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि CPU के पास फीचर्स होता है कि वो मैन मेमोरी को ही एक्सेस कर पाता है। अगर उसको कोई चीज़ सेकेंडरी मेमोरी से चाहिए होता है, कोई भी प्रोग्राम या कोई भी इंस्ट्रक्शन सेकेंडरी मेमोरी से चाहिए होता है, तो उसको सबसे पहले मैन मेमोरी को ये इंस्ट्रक्शन देना होता है। मैन मेमोरी का काम होता है कि यहाँ से लाए, फिर अपने अंदर ये पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी से ये अपने, तो ये जो प्रोसेसर मैनेजमेंट होता है इसमें क्या करते हैं हम लोग, CPU को मैनेज करते हैं। मतलब हमारे सिस्टम में एक ही CPU होता है और हमारे पास इतने सारे ऑपरेशंस होते हैं, इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो CPU को भी मैनेज करना तो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है ना। नहीं तो CPU क्या हो जाएगा, एक अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक काम है, ठीक है, वो अगर हम CPU को एलोकेट कर दिए हैं, ठीक है, तो CPU उस काम को कर रहा है, लेकिन हो सकता है इस टाइम इस काम के इस प्रोसेस की नीड ना हो हमें, तो इसे क्या करना होगा, हमें हटाना होगा ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि प्रायोरिटी के बेसिस पे कि कौन सा काम मेरे लिए पहले एफिशिएंट है, और अगर उसके बीच में कोई ज़्यादा मोर एफिशिएंट, मोर प्रायोरिटाइज कोई भी फंक्शंस आ गया, तो फिर हम उस वक्त जो प्रोग्राम वहाँ चल रहा होगा उसको हम हटा करके उसके जगह जो मोर प्रायोरिटाइज फंक्शंस है, मोर प्रायोरिटाइज प्रोग्राम है, उसको हम एलोकेट कर देंगे CPU को, क्योंकि CPU एक ही है तो एक बार में एक ही काम कर सकता है। तो हमें डिसाइड करना होगा कि पहले हमें CPU से कौन सा काम करवाना है, ठीक है। तो ये सब काम कौन कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि मैनुअली हम सिस्टम के अंदर जा करके CPU को तो मैनेज नहीं कर सकते। तो इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए, जिसको हम लोग एक सॉफ्टवेयर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये CPU को मतलब प्रोसेसर को मैनेज करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा होगा एलोकेट CPU टाइम टू डिफरेंट प्रोसेसेस। देखिए CPU हमारे पास एक ही है, लेकिन जैसे कि एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि डायरेक्टर जो होते हैं हमारे कॉलेज के एक ही होते हैं, लेकिन उन डायरेक्टर से अगर सारे फैकल्टीज़ को भी मिलना है, स्टूडेंट्स को भी मिलना है, ठीक है। लेकिन जो फैकल्टीज़ होती हैं उनकी प्रायोरिटी क्या होती है, हमारे से ज़्यादा होती है, और हम स्टूडेंट्स उनके बाद आते हैं। तो अगर कोई ऑफिस में डायरेक्टर बैठे हुए हैं तो सबसे पहले किनसे मिलेंगे, फैकल्टी से मिलेंगे। जब फैकल्टी यहाँ से बाहर आ जाएगी तब स्टूडेंट्स से मिलेंगे। अगर आप मान लीजिए कि सिर्फ फैकल्टी ही रहे, ठीक है, और हम स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी ही ना डिसाइड की गई हो, तो सिर्फ फैकल्टी ही जाएंगे, हम लोग तो मिल ही नहीं सकते हैं ना। जबकि डायरेक्टर एक ही है, हम लोग सबको प्रॉब्लम उन्हीं से डिस्कस करना होता है। तो इस वजह से प्रायोरिटी डिसाइड की गई है कि हाँ पहले फैकल्टी आएंगे, चलिए 1 आवर्स के लिए मैं फैकल्टी को टाइम देता हूँ, फिर 1 आवर्स के लिए स्टूडेंट को टाइम देता हूँ, और इस तरीके से प्रोसेसर को मैनेज किया जाता है। तो जैसे ये डायरेक्टर क्या हुआ, डायरेक्टर एक मैन CPU जैसा है, ठीक है, और यहाँ पर प्रायोरिटी के बेसिस पे 1 आवर फैकल्टी को डिसाइड किया गया और 1 आवर हमारे स्टूडेंट्स के लिए दिया गया। इस तरीके से देखिए फैकल्टी और स्टूडेंट्स दोनों इसी डायरेक्टर के पास जाकर के अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सेम वैसे ही जो भी है यहाँ पर हमारा प्रोग्राम्स है, हमारे सिस्टम में एक प्रोग्राम्स तो होते नहीं, एक प्रोसेस तो होते नहीं, हम लोग सिस्टम यूज ही करते हैं मल्टी प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर एक ही CPU होता है और उनको सारे प्रोग्राम और प्रोसेस को मैनेज करना होता है। तो वो भी CPU क्या करेगा, 1 बाय 1 प्रायोरिटी के बेसिस पे सारे प्रोसेस को टाइम देगा, सफिशिएंट टाइम देगा, और उनकी प्रायोरिटी के बेसिस पे उनको शेड्यूल करेगा, और इसी को बोलते हैं प्रोसेसर मैनेजमेंट, ठीक है। ताकि हमारा ऑप्टिमल परफॉर्मेंस हो सके। ऐसा नहीं कि कोई एक काम पूरा हो गया और एक काम हुआ ही नहीं, ठीक है, ऐसे भी नहीं होना चाहिए ना हमारे सिस्टम को, है ना। तो ये हो गया क्या, प्रोसेसर मैनेजमेंट, समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो देखिए एलोकेट CPU टाइम डिफरेंट प्रोसेसेस टू डिफरेंट प्रोसेसेस, प्रायोरिटाइज शेड्यूलिंग दैम टू इंश्योर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। ओके। अब आते हैं हम लोग डिवाइस मैनेजमेंट पे, ठीक है। डिवाइस मैनेजमेंट मैनेज कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर डिवाइस। जैसे हम लोग का जो सिस्टम होता है, जैसे कि हमारा सिस्टम है, ठीक है, ये हमारा सिस्टम है मान लीजिए, ठीक है। तो इसके साथ हमारे यहाँ पे कीबोर्ड लगा होता है, प्रिंटर्स लगे होते हैं, ठीक है। इन सब के बीच कम्युनिकेशन को कौन मैनेज कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही। यहाँ से इनपुट गया, इसको आउटपुट देना है ना, ये इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, इन सब बात को कौन इंश्योर कर रहा होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मैनेजेस कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर डिवाइसेस, जैसे कि प्रिंटर्स आपका, कीबोर्ड्स हो गया, एंड सॉफ्टवेयर हैंडलिंग इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट एंड इंश्योरिंग डिवाइस वर्क प्रॉपर्ली, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग फाइल मैनेजमेंट। जैसे कि हम लोग कोई भी फाइल्स क्रिएट करते हैं अपने सिस्टम में, ठीक है, तो आप देखते हो कि वो सॉर्टेड ऑर्डर में हो जाता है ना, डेट वाइज सॉर्टेड हो जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है। जब आप मॉडिफाई करते हो तो मॉडिफाइड डेट होता है। ये सब कौन ऑर्गेनाइज, आपने तो करा नहीं, आपने तो वहाँ कुछ भी नहीं कर रहा है ना, आपने तो बस फाइल क्रिएट करते हैं और सेव कर देते हैं ना। तो उनको कौन मैनेज कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, मैनेज करना, ये सब कौन, फाइल कहाँ स्टोर होगा नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि क्रिएट करना, डिलीट करना, एक्सेस फाइल, ये सब चीज़ें, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है, ठीक है। अब बेसिक डेफिनेशन आप समझ गए होंगे, ठीक है।